मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय लेकर आते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होती है और एक निर्णायक अंत तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी लहलहाती फसल मिले, लेकिन निर्णायक चरण होता है कटाई और कटाई के बाद भंडारण। अगर यहाँ चूक हो गई तो उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान कटाई के वक्त भी उतनी ही सावधानी बरतें, उन तमाम बातों का ध्यान रखें ताकि फसल की गुणवत्ता, अन्न की गुणवत्ता बनी रहे और बाजार में उसे अच्छा दाम भी प्राप्त हो। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर, यानी कौन कौन सी विशेष सावधानियां हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए आवश्यक है, यानी कटाई और थ्रेशिंग के वक्त किस तरह वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी फसल को लेकर, सावधानी बरतते हुए और भंडारण तक कोई चूक उनसे ना हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के जो विशेष मेहमान हैं उनसे बारी बारी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें आपने जाना कि कितनी नमी होनी चाहिए, किस तरह के यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह की दक्षता आप अपना रहे हैं, कौन सी फसल है और किस समय पर उसकी कटाई कर रहे हैं। इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत ही विशेष मेहमानों का पैनल है जो कि बारी बारी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। डॉक्टर तपन कुमार खुराजी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। हमारे साथ डॉक्टर रौफ अहमद पर्रे जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप भी वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। और हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार कुशवाहा जी हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप वैज्ञानिक है कृषि अभियांत्रिकी विभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। तो आज बहुत ही खास मेहमानों का पैनल है जो कि इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं और सीधी जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो बातचीत की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर तपन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम फसल की बुआई की बात करते हैं, खेत की तैयारी कैसे की जाए, और मुझे लगता है जो सबसे निर्णायक चरण होता है यानी फसल, जब आप अपनी मेहनत को काट कर भंडारित करते हैं, वहाँ पर कई बार हम उतनी गंभीरता नहीं दिखाते हैं। ये चरण कितना महत्वपूर्ण है और कितना निर्णायक है इस पर कि हमारे किसानों को वाकई में लाभ होगा या नहीं, उनको अपनी पूरी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। किसान भाई ने बहुत मेहनत करके लहलहाती फसल को उगाते हैं, और जबकि
लास्ट चरण होता है उसका कटाई करना। समय पर कटाई करने से उसका गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप उसको पहले काटेंगे तब भी उसका गुणवत्ता के पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और बाद में काटेंगे तो लॉसेस की परिमाण ज़्यादा हो जाती है। इसी के कारण उसको समय पर काटने की ज़रूरत है, और समय पर काटने के लिए उसका नमी की जांच कर लेना चाहिए। और जो क्रॉप है उसका हेल्थ आपको उसका सूक्ष्म और उसका जो सूखापन देख के आप उसको डिसाइड कर सकते हैं नमी कितनी है, और उसका सूखापन देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें हार्वेस्टिंग का टाइम आया कि नहीं। और विशेष करके जो मशीन से द्वारा आप जब हार्वेस्ट करना चाहें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसका नमी और उसका क्रॉप का जो स्थिति का जानना जरूरी है। जी डॉक्टर राव, क्योंकि जैसे कि अभी हमें तपन जी ने बताया कि नमी कितनी है, मतलब किस समय पर आप फसल की कटाई कर रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है। तो इस वक्त कौन कौन सी फसलें हैं जो अपने कटाई के चरण तक पहुंचने वाली हैं, कितना उनमें समय है, मुख्य रूप से कौन सी फसलें इस वक्त हैं? गेहूं की बात कर लें, दलहनी कुछ फसलें हैं। जी हाँ बिल्कुल। जब हम देखते हैं आजकल हम कहीं पे भी अगर हम जाएंगे तो किसानों के खेत पे अगर आप देखेंगे या तो आपको गेहूं मिलेगा, सरसों मिलेगा, कहीं पे हमारी जो चिकपी है, जो दालें हैं, लेंटिल्स है, यही मुख्य तौर पर से जो हमारी फसलें हैं इस टाइम तैयार हो रही है, जिनमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो जो पूरे साल की जो मेहनत है वो अभी काटने के लिए जा रहे हैं, और उस मेहनत का फल वो अभी लेंगे इस सीज़न में, जिनको हम रबी फसल भी कहते हैं। तो इन्हीं फसलों के लिए खासतौर पर गेहूं और जो सरसों है मुख्य तौर पे अगर हम देखेंगे ज़्यादातर एरिया में तो यही अभी काश्त की जाती है। तो ज़्यादातर इनके लिए ही जो अभी कटाई का समय आने वाला है, और ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई है इन्हों पे ध्यान देना चाहते हैं कि कैसे वो मैकेनाइजेशन का, मशीनरी का इस्तेमाल करके इस फसल से जो लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकें। बिल्कुल। और देखिए तीनों ही फसलों का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। आपकी गेहूं की फसल है वो तो मुख्य रबी फसल है, तिलहनी फसल में हम सरसों की बात कर ले वो तिलहनी फसल हो जाती है, उसकी नमी के अलग मानक है। वहीं अगर हम दलहनी फसल में हम चने की बात करें तो चने के अलग मानक है, और तीनों ही फसलें भी देखने में अलग अलग है, उनके कटाई के यंत्र भी अलग अलग होते हैं। इसलिए डॉक्टर दिलीप, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि मुख्य रूप से हम कटाई को कैसे समझें? कटाई क्या एक ही तरह से सभी की होती है, और अगर एक किसान ने ये तीनों ही फसलें ली हैं तो उसे क्या करना चाहिए? जी बहुत बढ़िया सवाल है कि इसमें जो किसान भाई विभिन्न जो फसलें हैं उसके आधार पर ही मशीनों का चुनाव करना पड़ता है। जैसे हम गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं को काटने के लिए एक तो मैनुअल तौर पे जो हाथों द्वारा जो किसान जो है फसल को काटते हैं, उसके बाद जो द्वितीय एक मशीन होती है जिसको हम रीपर भी बोलते हैं, उसके माध्यम से फसल को काटा जा सकता है। और तीसरा जो काटने का मशीन जो बड़ी मशीन कहलाती है वो कंबाइन हार्वेस्टर होती है। और जो पहला जो हाथ से काटने वाली जो यंत्र हैं जिसमें शिकल जिसको या हसिया हम बोलते हैं, इनमें दरातेदार जो हसिया होता है वो बहुत ही उच्च काटने वाला यंत्र होता है, जिसमें उस वो औजार के साथ काट के आसानी से किसान जो परंपरागत हसिया की बजाय अगर दरातीदार का प्रयोग करते हैं तो वो आसानी से जो फसलों के तने को है वो काटा जा सकता है। जी। इसमें जैसे अगर हम बात करें गेहूं और सरसों की बात गेहूं करें, जो है बाली वाली फसल है जी, और सरसों अपनी हमारी छीमी पॉट वाली फसल है, और चना भी लगा ले वो पॉट फसल है। जी। इसमें काटने के लिए देखिए, इसमें काटने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या मशीन हम यूज कर पा रहे हैं या किसान भाई के पास या कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं उस समय। तो अगर जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर वो औजार यंत्रों से अगर करते हैं खुद के तो वो मैनुअल काटते हैं, तो उसमें हसिया दरातेदार प्रयोग करें। और अगर रीपर से काटना है तो रीपर में गेहूं के लिए ठीक है, लेकिन कई बार जो चना और सरसों है उसमें झड़ने का डर रहता है, तो ज़्यादातर सरसों को जो है हाथ से ही काटा जाता है या फिर कंबाइन हार्वेस्टर का यूज किया जाता है। जी ठीक है। अभी कटिंग कैसे हो, जो आप बता रहे हैं अलग अलग मशीनों की, उस पर हम आए उससे पहले डॉक्टर राव मैं आपसे जानना चाहूँगी इन तीनों फसलों का, जैसे आपने वर्गीकरण किया कि कौन कौन सी
फसलें इस वक्त कटाई की ओर हैं। तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि उचित समय क्या है। कैसे हम समझें कि हालांकि हमारे किसान वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन पहले ये होता था कि इस महीने में इस मतलब दूसरे हफ्ते में हम इसकी कटाई करेंगे, लेकिन अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, बारिश कब हो रही है, कब ओस पड़ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा किसान को अपना समय के अनुसार विवेक भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गेहूं की फसल की हम पहले बात करते हैं कि गेहूं की हमारी बालियां कटाई के लिए तैयार हैं। इसके लिए कौन से मानक हैं जिसका ध्यान रखे किसान? देखिए, हमारे जो भी फसलें हम लगाते हैं, हमारे किसान भाई आप देखे हैं पहले समय से वो उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आती है। हमारे किसान भाई के एक्सपीरियंस, और आजकल जब हम क्लाइमेट चेंज देखते हैं तो किसानों की जो एक्सपीरियंस है उसमें भी कुछ चेंज की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गेहूं की, जो हमारा जो कटाई का समय है इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट अस सपोज कि अगर हमने वक्त पे कटाई नहीं की, एक दिन डिले किया, 2 दिन डिले किया, तो जो फसल है वो दाने खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है ओवर मैच्योर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने कुछ समय से पहले ही कटाई शुरू की तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा सेकंड फेज़ है, यानी जो हमारा उसके बाद चाहे वो थ्रेशिंग हो या चाहे हमारे पास स्टोरेज हो, उसमें इशू आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि हर एक क्रॉप के लिए एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है कि ये जो नमी है, लेट अस सपोज हम मानते हैं कि 12 से 14% या 14 से 22%। जैसे हम करते हैं बात जो हमारा सरसों है, अब सरसों में क्या है कि अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट 1% भी चेंज आ गया तो इसमें जो शैटरिंग लॉस है, जो इसमें गिरावट है, जो फसल खुद गिरेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, झड़ जाती है। लेकिन उसके बरक्स अगर गेहूं में 1-2 दिन डिले हो जाता है तो उतना जड़ना नहीं हो जाता है। या ऐसे चनों की हम बात करते हैं, तो जो किसानों की जो एक्सपीरियंस है कि हमारा जो फसल है हमको रोज़ जाके देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसे खेत पे हमको नीचे दाने तो नहीं मिल रहे हैं, और हमको चाहिए कि उसकी जो नमी है, जो साइंटिफिकली है कि इस वैरायटी के लिए ये नमी ऑप्टिमम है, जिस पे उसका जो स्टोरेज भी होना चाहिए, उसकी कटाई भी होना चाहिए। गेहूं में सर कितना मानते हैं, 10% तक मतलब नॉर्मली अगर आप देखेंगे ओवरऑल में हम मानते हैं 10 से 14% के बीच में जो नमी है वो रहना उचित है। लेकिन ये वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि और मौसम के हिसाब से हम देखते हैं कि जैसे अभी बारिश का टाइम है, तब हम जानते हैं कि हमको वेदर को भी मानना पड़ता है कि लेट अस सपोज कल बारिश होने वाली है, तो उससे चांस है कि हो सकता है हमारा पूरा फसल खत्म हो जाएगा। तो तब हम इस मॉइस्चर कंटेंट का वेट नहीं करते, तब हम उससे पहले उसको कट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और सर अब बात कर लेते हैं राई सरसों के बारे में। राई के लिए आप क्या जैसे बताएं कि बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। जी, जब हम सरसों की बात करते हैं, देखिए सरसों में जब नमी की चेंज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इसके साथ साथ कि हमारे किसान भाई इसीलिए सरसों में मशीनी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मशीनीकरण कम है सरसों की हार्वेस्टिंग में, क्योंकि मशीनीकरण से भी शैटरिंग लॉस होता है, जो गिरावट आती है। तो इसीलिए हमको ख़ास तौर पर जो हमारे ये जो सरसों है इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा सूख तो नहीं रहा है। तो इसीलिए इसका जो नमी है, जो हम अक्सर आपने देखा होगा हमारे किसान भाई अक्सर जो नमी चेक करते हैं, दांत के नीचे दबा के भी चेक करते हैं कि इसमें कितनी नमी है, ये दाना तैयार हुआ है कि ये खुलने वाला है अभी। तो उस स्टेज पे उसको हमको कटाई करना ज़रूरी है। अच्छा सर, इसमें क्या मतलब ऑयल रिकवरी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है क्या, कि नमी कितनी है या फिर बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा समय तक खेत में रह गई फसल? सरसों में बात करें, बिल्कुल, ये सिर्फ सरसों की ही बात नहीं है, जितने भी हमारे फसल हैं टाइम के साथ और मॉइस्चर के साथ उनकी क्वालिटी पे इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, चाहे वो सरसों हो, कोई भी क्रॉप हो। हाँ, सरसों में क्या है, हमारा इंटरेस्ट रहता है इसके ऑयल कंटेंट पे। तो हाँ, अगर हम लेट अस सपोज कि हम उसको ज़्यादा मॉइस्चर पे हमने उसको हार्वेस्ट किया तो बाद में हमको वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह जो एक उसमें तेल है, जो तेल का कंटेंट है, ऑयल कंटेंट है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम उसको और टाइम दे देंगे खेत में तो उससे क्या होगा, हमारा जो ऑयल कंटेंट है बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो हमारा क्रॉप है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऑयल कंटेंट से भी इस पे डिपेंड करता है कि हमारा क्रॉप हमने कब इसको हार्वेस्ट किया। जी डॉक्टर तपन, अब अगर हम चने की बात करें तो चने में कौन सी मुख्य बातें जिसका ध्यान रखना चाहिए? चने में पोड का जो मैच्योरिटी डिटेक्ट करना चाहिए, उसके बाद उसका
एक्चुअली जो चना का क्रॉप होता है वो थोड़ा हाइट कम होता है, उसके वजह जो ग्राउंड से उसका शाखाओं का जो दूरी है बहुत कम रहता है कोई भी मैकेनिकल हार्वेस्टर चलाने के लिए। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप हार्वेस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे सेलेक्ट कीजिए ताकि वो उसका जो कटर बार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम से कम हो, ताकि उसमें जो मशीन हम चला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्वेस्टिंग कर पाएँ और उसका जो सेटरिंग लॉस भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो प्लांट से। और ये भी देखना चाहिए कि जितने भी आपका वो क्रॉप का रेसिड्यू है वो थ्रेशर के पास आसपास आए और उसके बाद थ्रेसिंग पूरा से पूरा हो और उससे और सेपरेशन एफिशिएंसी जो क्लियरेंस की ऊपर डिपेंड करती है जो थ्रेशर का उसके हिस्से पे से पता चलता है। जी डॉक्टर दिलीप, अब हम आ जाते हैं कटाई के, जिसमें हमने थोड़ा सा टच किया अभी शुरू में। मुख्य रूप से जो हम मशीनीकरण की बात कर रहे हैं और जो हम मैनुअली जो कटाई करते हैं यानी अपने हाथों से मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको फ़र्क करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हाँ ठीक है हमें ये इन फसलों में हमें मशीन का इस्तेमाल करना है, और क्या कटिंग की स्टेज के ऊपर भी निर्भर करता है, और ये वो फसलें हैं जिनमें हमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना या फिर एक है कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है? जैसे कि हम बात कर रहे थे, गेहूं की बात कर रहे थे, तो इन फसलों में क्या होता है कि जो किसान है एक्चुअली इनको डिपेंड करता है कि उनकी उपलब्धता क्या है। अगर कृषि यंत्रों की उपलब्धता नहीं है तो किसान जाहिर सी बात है कि वो खुद से ही हसिया से या दराती से काटते हैं और उनको काट के एक जगह सुरक्षित रखते हैं ताकि वो अगर मैच्योर हो गई लेकिन अगर सूखी नहीं है तो वो सूख भी जाए। तो ऐसी जगह जहाँ पर किसानों को भूसे की भी आवश्यकता है तो उस जगह किसान भाई उसे कंबाइन से हार्वेस्ट ना करके हाथ से पहले काटते हैं या रीपर के माध्यम से काट के फसल को खेत पे सूखने के लिए रखते हैं और उसके बाद इकट्ठा करके वो थ्रेशर में डाल के भूसा बनाते हैं। तो एक ये तो महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है, अगर किसान भाइयों को भूसे की आवश्यकता नहीं है और केवल उन्हें काटने की आवश्यकता है तो उस समय वो सीधे कंबाइन हार्वेस्टर भी वो मैच्योरिटी स्टेज पे चला सकते हैं। जी। और इसमें फायदा ये रहता है कि जैसे अगर बारिश का संभावना है या पानी गिरने की संभावना है, कई बार ओलावृष्टि भी हो जाती है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए किसान भाई कंबाइन हार्वेस्टर का अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें फसल को सीधे मशीन काट के और दाना भी थ्रेशिंग का भी काम कर देती है, तो दाना भी निकल आता है और किसान भाई उसको भर के सीधे बाजार भी ले सकते हैं या भंडारण के लिए भी प्रयोग किया सकते हैं। जी। तो मशीनों का अपना अपना महत्व है और इसी के प्रकार से अगर किसान भाइयों के पास थ्रेशर की उपलब्धता नहीं है तो फिर वो कई बार मैनुअल भी थ्रेशिंग करते हैं, लेकिन आजकल मैनुअल थ्रेशिंग गेहूं की बहुत कम हो गई है क्योंकि जो जानवर हैं वो अभी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो है मशीनों के माध्यम से ही थ्रेशिंग गेहूं की जाती है। जी। डॉक्टर राव, अब मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जब हम बात करते हैं कि मशीनों का इस्तेमाल करने की, तो मुख्य रूप से इस सीज़न में वो कौन सी मशीनें हैं जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, सबसे ज़्यादा चलन में है? क्योंकि फिर मैं आगे बात करूँगी उनके रखरखाव की, उनकी सावधानियों की। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारा जोर रहता है कि हर एक क्रॉप में मैकेनाइजेशन हो जाए, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करेंगे ज़्यादातर अभी देखेंगे गेहूं में ही मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे साथी बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ हम कटाई करना चाहते हैं तो हमारे पास रीपर्स आते हैं, रीपर बाइंडर्स आते हैं, और अगर हम पूरा दाना भी निकालना चाहते हैं तो जिसको हमारे किसान लोग कंपास के नाम से जानते हैं या कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं, मुख्य रूप से यही जो यंत्र है इस्तेमाल होते हैं या मशीनीकरण जिनका इस्तेमाल होना है वो यही होते हैं। उसके साथ साथ कुछ एरियाज़ में लोकल लेवल पे छोटे छोटे जो यंत्र है उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि कंबाइन, रीपर्स, बाइंडर्स यही आपको किसानों के खेत पे इस टाइम मिलेंगे जो अभी हमका कटाई का सीज़न है, तो इन्हीं में हमको ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर तपन, कंबाइन हार्वेस्टर तो मतलब हम सभी जानते हैं कि कितना पॉपुलर है, और मैं यही सब शुरुआत करती हूँ कि इसको लेकर आमतौर पर कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि बहुत हाई पावर मशीनें हैं और स्किल भी चाहिए इनके लिए, तो कहाँ होती हैं गलतियाँ? पहले मुझ पर बात करते हैं और फिर बात करेंगे कि क्या इसके लिए सावधानियाँ हो सकती है। तो पहले कंबाइन हार्वेस्टर पर हम आते हैं डॉक्टर तपन। हाँ, कंबाइन हार्वेस्टर एक ऐसे मशीन है जो कि डिफरेंट
ऑपरेशंस को कंबाइन करती है, जैसे कि कटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, उसके बाद थ्रेसिंग हो गया, उसके बाद दाना को इकट्ठा करती है और उसको थ्रेसिंग करके इकट्ठा करके दे देती है। इसीलिए उसको कंबाइन मशीन का कंबाइन ये तो एक बड़ा मशीन होता है। इसके कारण इसका जो ध्यान देने वाली बात भी ज़रूरी है। कोई भी मशीन चलाने से पहले जो भी मशीन का पार्ट गतिशील है उसको ध्यान रखना पड़ता है। और ये मशीन चलने के आसपास कभी भी बच्चों को जाने नहीं देना चाहिए, और कोई व्यक्ति ऐसे ही खड़े होकर देखने के लिए रहें तो वो दूर से देखें मशीन को, उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये इसमें क्या होता है ना, जो भी कटर बार होता है या रील होता है, ये तेज़ से घूमती है और कभी भी कोई चीज़ को टकराती है तो उसको तेज़ से दूर की तरफ फेंकती है। उसके कारण कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है या किसी को चोट आ जा सकती है। और जो चालक लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, कोई भी मूवेबल पार्ट्स है उसको कवर करके रखना चाहिए ताकि किसी को हाथ के स्पर्श में नहीं आए, बॉडी पार्ट्स के स्पर्श में नहीं आए। और जो भी उसमें काम कर रहे हैं, जो मशीन के आसपास काम कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो लोग लूज कपड़ा ना पहने और कपड़ा सावधानी से पहने, या जो पल्लू वगैरह है वो उसको दूर रखें ताकि वो चलते हुए मशीन में ना आ जाए, तो इसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है। और कोई भी मशीन का चलते हुए पार्ट्स में उसको रिपेयर करने की कोशिश ना करें। और उसमें ये भी सावधानियां देना चाहिए कि जो इंजन है या इंजन का कोई पार्ट्स है उसमें कभी भी मशीन रुका हुआ हो तभी तुरंत उसको छूना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अचानक आप गर्म चीज़ को आप हाथ लगाएंगे तो उसमें जलने की चांसेस है। तो इस तरह का सावधानियां हमेशा बरतना चाहिए। और सबसे कोई भी मशीन चलाने से पहले उसका जो ऑपरेटर मैनुअल होता है ना उसको हमेशा पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और कटाई का समय वो समय होता है जो कि सेलिब्रेट करने का, उत्सव का समय होता है, क्योंकि जो महीनों की मेहनत होती है उसका फल हमारे किसानों को मिल रहा होता है। और इसीलिए इस समय तीज त्यौहार भी पड़ते हैं जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसे हम कितनी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं, कितने इसके आदर भाव से देखते हैं। लेकिन कई बार रंग में भंग होता है ऐसी गलतियों की वजह से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सावधानियों के साथ साथ इन मशीनों का रखरखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस्तेमाल करने के बाद उसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। इसीलिए क्या है रखरखाव, कैसे आप इन मशीनों का इस्तेमाल करें, पूरी सावधानी के साथ बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मौसी सब बताता हूँ। एक बार जरा पहले माँ से बात करा दीजिए। सरला से? अरे लेकिन वो यहाँ कहाँ है? वो वहाँ नहीं है तो वो कहाँ है? प्राइमा फेसी ये केस एक मिसिंग पर्सन का ही केस था, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डीप होती गई ऐसे लगा कि कुछ क्लूज साइबर स्पेस में भी छुपे हैं। तो किसी लॉटरी टिकट की एडवर्टीजमेंट है यार। बट सर लॉटरी, मेरी मदर कभी इस सब में। सिर्फ 3 दिन, बस इतना ही टाइम लगा एक साधारण माँ को एक टारगेटेड डिजिटल जाल में फंसने में। फेक एड्रेस स्कैम करने के लिए परफेक्ट है। आप जरा देख के कंफर्म करेंगी कि कहीं यही तो नहीं है वो? हाँ यही तो है वो। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं कटाई और थ्रेशिंग के दौरान कौन सी विशेष सावधानियां हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। और कई ऐसी फसलें हैं जिनकी अभी जल्द ही कटाई होनी है। तो आइए बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। और ब्रेक से पहले हमने ये जाना कि कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिनकी कटाई होनी है, कौन कौन सी मशीनें इनमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अब बात ये है कि अच्छे से उसका हमें परिणाम मिले, यानी पूरी दक्षता से इन मशीनों का हम इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मैं डॉक्टर राव आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम थ्रेशिंग की बात करें तो कई बार हमारे किसानों की तरफ से ये कंप्लेंट आती है कि दाने टूट जाते हैं, उतनी अच्छी गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो पाती है। यहाँ कहाँ चूक हो जाती है?
बिल्कुल, जो थ्रेशर है, जब से अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले जो भी हम मशीन इस्तेमाल करें हमें उसको जानना ज़रूरी है, चाहे वो थ्रेशर हो, कंबाइन हो, क्योंकि उसके जो सेटिंग्स होते हैं, ऑपरेशनल सेटिंग्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो इसी तरह जब हम थ्रेशर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक क्लियरेंस होती है जिसको हम कनकेव क्लियरेंस बोलते हैं। तो वो हमको जो भी हम फसल उससे कर रहे हैं, लेट अस सपोज आप मान लीजिए कि हम कंबाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, वही कंबाइन हम 2-3 क्रॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर एक क्रॉप की अपनी सेटिंग है। तो इसी तरह थ्रेशर में भी जैसे मल्टी क्रॉप थ्रेशर आते हैं जो हम बहुत सारे फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस क्रॉप के लिए हमको कितनी क्लियरेंस रखनी है वो ज़रूरी है। इसी तरह जो स्पीड है, जैसे अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो दाने टूट के निकलेंगे, और अगर हम स्पीड कम करेंगे तो चांस है कि जाम हो जाएगा। तो इसलिए हमको एक ऑप्टिमम स्पीड चाहिए उस क्रॉप के लिए, चाहे वो गेहूं है या कोई और फसल हो। तो इसीलिए जब हम इन पैरामीटर्स को जो हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखे होते हैं या साइंटिस्ट द्वारा भी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, उनको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते। इसलिए कोई भी जो हमारा थ्रेशर हो या कटर हो, कंबाइन हो, हमको उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल को समझना पड़ेगा, और जो हम कटाई या थ्रेशिंग करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी सेटिंग रखनी है वो रख के ही हम उसका सही से। डॉक्टर कुशवाहा, ये सेटिंग कैसे डिसाइड होती है, कैसे इसका निर्णय होता है कि इस फसल के लिए इसकी जो हम बात कर रहे हैं क्लियरेंस सेटिंग की या स्पीड की, ये अलग अलग फसलों के लिए कैसे इसकी सेटिंग को दुरुस्त किया जाए, कैसे इसे समझा जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाई बहुत सारे किसान भाई जो थ्रेशर का प्रयोग करते हैं थ्रेशिंग के लिए, तो इससे पहले कि क्या सेटिंग की जाए तो हमें ये जानना जरूरी कि इसमें क्या क्या भाग हैं। तो पहला भाग एक्चुअली होता है हॉपर होता है, जिसके माध्यम से हम फसल को अंदर थ्रेशर के डालते हैं और फिर उसके बाद थ्रेशिंग के लिए फसल अंदर जाती है। अब थ्रेशर के अंदर एक थ्रेशिंग ड्रम होता है जो बहुत तेज़ी से, जिसमें खूंटियाँ होती हैं और वो तेज़ी से घूमता है, जिस कारण से फसल की बालों की या उसके तनों की मड़ाई होती है, और उसी में ही एक जाली लगी होती है, जिस जाली के माध्यम से उसमें छेद होते हैं और उन छेदों के माध्यम से जो दाने होते हैं वो नीचे गिरते हैं और भूसा को उड़ाया जाता है। तो भूसा को उड़ाने के लिए वहाँ पर एक फैन दिया जाता है जिसको पंखा बोलते हैं, और वो तेज़ी से घूमता है और जो हल्का पदार्थ होता है जो भूसा, उसको वो खींचकर बाहर की तरफ फेंकता है। अब हमने जैसे कि बात की कि उसमें एक जाली होती है, उस जाली के माध्यम से जो दाने हैं वो गिरते हैं, उसके नीचे फिर एक और वाइब्रेटिंग जाली होती है जो हिलती रहती है, और वो क्या करती है, जो छन्ने का काम छन्नी का काम होता है। उसमें जो दाने भी होते हैं और कई बार उसमें बड़े डंठल भी आ जाते हैं, गांठें आ जाती हैं, तो उनको उसमें अलग किया जा सकता है। तो उसमें जो उसकी वाइब्रेशन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करके उसमें छटाई होती है। तो अब जैसे ये हमने पार्ट देख लिया था, अब इसमें जो है सेटिंग हमने कहाँ कहाँ करनी है। तो पहली चीज़ है कि जब हम कितना फसल हमें उसके अंदर डालना है, तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि उसके अंदर जब हम फीडिंग करें तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा पे ना डालें, और जो उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके हिसाब से ही हम उसके अंदर फसल को थ्रेसिंग के लिए दें। साथ ही साथ उसके जो ड्रम की जो स्पीड है वो कई पैरामीटर्स पे निर्भर करती है, कि जैसे अगर दाना बहुत ज़्यादा सूख गया है, कई बार अगर किसान भाई उसको समय से नहीं अगर काट के ये कर पाए थ्रेशिंग के लिए, तो कई बार दाना टूटने लगता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा दाना टूट रहा है तो उसके थ्रेशिंग की या तो हम स्पीड को कम करें थोड़ा सा, और या फिर उसमें जो जाली में थ्रेशिंग ड्रम और जाली जो लगी है कॉनकेव जिसको बोलते हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको बढ़ाया जाए। तीसरा जो है जो सेटिंग होती है वो जालियों की होती है, कि जैसे गेहूं की जाली अलग होगी या चना या मटर हमें करना है तो हमें जाली जो है बदलनी पड़ती है। तो इन जालियों को परिवर्तित करके और कॉनकेव का जो सेटिंग है उसको करके हम ये कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो पंखा है उसकी भी जो गति है वो भी निर्भर करता है, कि कई बार जो है भूसे के साथ साथ दाना भी ना उड़ा ले जाए, तो उसकी भी गति को हमें नियंत्रित करना पड़ता है। डॉक्टर कुशवाहा, एक चीज़ हम और भी देखते हैं, देखिए ये तो बात हुई कि जो मशीनें बनकर आती हैं उनका अपना डायरेक्शन है, इस्तेमाल करने का मैनुअल होता है जिन्हें उसी के अनुसार ही इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे किसान हम जानते हैं कि हम उसे पढ़ते भी नहीं हैं और जिस अपने दिमाग से और जो हमें समझ आता है उसको इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी रिस्की। लेकिन हम एक ये भी चीज़ देखते हैं कि
जो मशीन आती है उसमें किसान अपने विवेक, अपनी समझदारी या फिर अपना कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जुगाड़ भी करने लगते हैं। कई बार मैंने देखा है कि उसकी मोटर बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि और स्पीड हो। क्या ये सब कुछ करना सही है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसमें हमको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी मशीन जब कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसमें एक नेम प्लेट और उसकी जो कैसे उसको चलाना है या किन विभिन्न फसलों के लिए वो मशीन या थ्रेशर प्रयोग की जाती है, तो उसमें एक नेम प्लेट रहती है या उसमें कुछ निर्देश लगे होते हैं, वो वहाँ पे लगी रहती है मशीनों के ऊपर ही, और उसमें दिशा निर्देश अंकित रहते हैं। जो सेल्फ मॉडिफिकेशन करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी जी, हाँ। तो मैं उसी पे आ रहा था कि मॉडिफिकेशंस अगर करना है, देखिए इसमें क्या है, कई बार सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जी। कि कई एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो जाती हैं अगर हम मशीनों को सुरक्षा के साथ ना चलाएं। तो अगर हम थ्रेशर की बात करें कि थ्रेशर में कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि उसमें खड़े होने की जगह बना लेते हैं कि ताकि जो है किसान खड़े होकर उसमें आसानी से डाल पाए। लेकिन क्या होता है कि जो भी मशीन है उसका अपना एक वजन है, उसकी एक स्टेबिलिटी है काम करने की। तो अगर वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो कई बार मशीन पलट जाती है, उससे दुर्घटनाएं होने के कई बार तो पावर के साथ भी छेड़छाड़ की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पावर के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी मशीन डिज़ाइन होती है वो अपनी एक क्षमता और उसकी शक्ति के आधार पर ही बनती हैं। तो उसमें जो उसमें रिकमेंडेड शक्ति, जैसे ट्रैक्टर से अगर चलाना है तो ट्रैक्टर से कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे उसकी आरपीएम लिखी होती है, और ज़्यादातर थ्रेशर्स ट्रैक्टर से ही चलाए जाते हैं। कई जगह मोटर से भी चलाते हैं। तो मोटर में भी वो जो थ्रेशर पे लिखी गई उतने में ही चलाएं, ज़्यादा चलाने से कोई बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट या लाभ नहीं होता है किसानों को। तो उसमें अपने जो उसकी निर्देश अनुसार या जो भी है उसके हिसाब से ही कार्य करें तो अच्छा होगा। डॉक्टर तपन, अब अगर हम रिस्क की बात करें तो कटाई और थ्रेशिंग के दौरान आमतौर पर किस तरह की घटनाएं सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं? कौन सी दुर्घटनाएं या फिर कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं कटाई और थ्रेशिंग के दौरान? गेहूं की कटाई की बात करें तो मैनुअली जब आप हशिया से काटते हैं या सिकल से काटते हैं तो हाथ के जो तले वाले हिस्से में कटने की चांसेस ज़्यादा रहती है। इसीलिए उसके लिए एक गार्ड टाइप का बनाया गया है, जो कि टेफलॉन का गार्ड होता है, उसको पहन के करेंगे तो उसका सुरक्षित रहता है। और जो मशीन चालित कटाई यंत्र में आपको सावधानी यही रखना पड़ता है कि फील्ड में कभी पत्थर या ईंटें तो नहीं है और कोई पॉलीथीन वगैरह नहीं है, ताकि वो कटर बार को जाम कर देता है। तो और चलते हुए मशीन में जाके कभी उसको ऑपरेटर जाकर उसको क्लियर करने की कोशिश करता है और एक्सीडेंट की होने की चांसेस रहता है। जी जी। और जब आप थ्रेसिंग के बारे में, थ्रेसर के बारे में बात करें तो थ्रेसर जो मल्टी क्रॉप थ्रेसर है या ऐसे भी थ्रेसर है, तो इसको BIS टेस्ट कोड के हिसाब से ना इसका सूट बनाया जाता है। जो फीडिंग यूनिट होता है ना, फीडिंग ट्रे होता है, उसको बनाया जाता है वो, और उसको अभी मैंडेटरी किया गया है कि कभी भी कोई भी मशीन थ्रेसर बने, उसका जो सूट है उसका डिजाइन आज पर BIS टेस्ट कोड हो। और किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि जब भी कोई थ्रेसर है वो खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है या जो बेच रहा है उसको ये सवाल जरूर पूछें कि वो कोई भी टेस्टिंग यूनिट से पूरी अच्छी तरह से टेस्ट हुआ है कि नहीं, उसका टेस्ट रिपोर्ट है कि नहीं, क्योंकि उससे आपका जो यंत्र का क्वालिटी पे भी पता चल जाएगा और उसका प्रभावित और परफॉर्मेंस के ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगी। ये ध्यान रखें और सावधानी यही बरतें कि कोई भी, जैसे कि डॉक्टर कुशवाहा बता रहे थे कि जो भी प्लेटफॉर्म में जो फीडिंग कर रहे हैं वो स्टेबल हो, जो कि ढीला ढाला ना हो और स्टेबल हो। उससे ईंटें लगा करके उसे बैलेंस करते हैं तो उससे क्या होता है ना, एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा होता है। और कभी भी उसको फीडिंग यूनिट को ज़बरदस्ती मटेरियल को, जैसे गेहूं हो गया या आप चना हो गया, उसको धकेलने की कोशिश करते हैं, उस टाइम क्या होता है ना कि आपका हाथ वो थ्रेसिंग यूनिट में जाके टकराता है। जो थ्रेसिंग ड्रम होता है या थ्रेसिंग सिलेंडर होता है उसमें जाके टकराता है, उसमें एक्सीडेंट के होने के कारण होता है। और एक और महत्वपूर्ण सावधानी बरतना चाहिए कि कभी भी थ्रेसिंग के आसपास
कोई भी जलनीय पदार्थ नहीं रखना चाहिए या जैसे कि आग जनी हो सकता है। तो इसीलिए चिंगारी क्योंकि गेहूं या कोई भी अनाज होता है ना, वो सूखा हुआ होता है जब थ्रेसिंग की फ्लोर में आता है, और कभी भी कोई चिंगारी लग जाती है तो वो आगजनी हो सकता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर राव, क्या नमी का स्तर भी निर्धारित करता है कि आप कितनी सावधानी या कितनी सुरक्षित तरीके से थ्रेशिंग कर पाएंगे? क्या नमी अधिक होने से भी दुर्घटनाएं हो सकती है? क्या नमी का स्तर भी निश्चित करता है? बिल्कुल, आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे कि जो नमी है, एक तो जो हमारा जो फसल है उसमें कितनी नमी है, दानों में कितनी नमी है, इन दोनों से बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आप जैसे हम दाने निकाल देते हैं, उसमें जो नमी है उसके बाद हमको उसको स्टोर भी करना है, और अगर हम उसको सही नमी पे उसको थ्रेश नहीं कर पाए तो इसमें चांस है कि उसमें बाद में कोई बीमारी या फंगस होने का चांस रहेगा। लेकिन जो हमारे अभी साथी बात कर रहे थे, आग लगने का खतरा, आपने देखा होगा बहुत समय में ऐसा हो जाता है कि अगर हमने जो हमारा फसल निकलने के बाद जो अवशेष रहते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा रहता है, अगर हमने कहीं जमा किया हाई नमी में, तो अंदर जो है टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है, हमको पता भी नहीं लगता है और अंदर से आग निकलना शुरू हो जाता है नमी की वजह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है अंदर ही अंदर में। तो इसीलिए सही नमी पे उसको स्टोर करना, चाहे वो हमारे दाने हो या उसके बाद जो बचा हुआ है जो एक्स्ट्रा है, उसको सही नमी पे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में चर्चा में ये बात जो हम बात कर रहे थे कि आजकल क्या और एक आदत हो गई है कि जब हम थ्रेशर यूज़ करते हैं या कोई भी मशीनीकरण करते हैं, अक्सर हमारे किसान भाई मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं हमारे किसान भाइयों को इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई मशीन चलाते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा ध्यान हट जाता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन। आजकल जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम जो मशीनरी लेवल पे है, चाहे कवर कर देना रोटेटिंग पार्ट्स को या जो ब्लेड्स है उनको कवर करना, उस चीज़ पे तो हम पूरे एज टेक्नोलॉजी लेवल पे ध्यान देते हैं या उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे है, वो जो इंडिविजुअल लेवल पे है, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन, शाम के वक्त थ्रेशर को चलाना जब लाइट नहीं है घर में, तो हम जो पूरी लाइट होना ज़रूरी है जब हम थ्रेशर को चलाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि रात के टाइम में अब हम थ्रेशिंग करेंगे, दिन में हमने कटाई की है, लेकिन उस टाइम में प्रॉपर लाइट नहीं होती है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, जो मैं यहाँ पे किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो आप टाइम का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो प्रॉपर लाइट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हम क्लोज्ड एरिया में कभी थ्रेशिंग करते हैं, जैसे क्लोज्ड शेड है, उसमें हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो ये एक हिडन रिस्क है। बाकी कटने का तो हमको दिखता है कि किसी का जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जो हम क्लोज्ड एरियाज़ में कभी कभी थ्रेशिंग करते हैं, वो हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो चाहे वो नमी हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे हमारा जो स्पेस हो, इन सब से फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे मैकेनाइजेशन का, थ्रेशिंग का सही से इस्तेमाल करें। जी जी बिल्कुल। तो सही से इस्तेमाल करने के पीछे आपके स्किल तो है, आपकी दक्षता तो है ही, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो वैज्ञानिक सलाह है, अगर उसे भी आप ध्यान में रखेंगे तो कोई चूक नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता है। फसल कट के रखी हुई है और बूंदाबांदी हो गई या फिर ओस बहुत ज़्यादा पड़ गई और किसान इस पर ध्यान नहीं दे पाता या फिर उस तरफ ध्यान नहीं गया और फिर आप थ्रेशिंग में लगा देते हैं। क्या इसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं? क्या ये भी दुर्घटना को न्योता दे सकता है? और साथ ही हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, वो कैसे मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी पहुंच कैसे बने ताकि उनका लाभ भी बढ़े और उनका श्रम भी कम हो? जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, आप देखते रहे विचार विमर्श। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है?
आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। 100 करोड़ का कवि हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं कटाई और थ्रेशिंग के दौरान कौन कौन सी विशेष सावधानियां हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ब्रेक से पहले हमने विशेषज्ञों से कई खास बातें जानी और हमें पूरी आशा है कि हमारे किसान इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है, साथ ही प्रशिक्षण के अलावा भंडारण के वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि कटाई और थ्रेशिंग के बाद भी फसल आपकी सुरक्षित रहे, और अंत में हमारे छोटे और सीमांत किसान जो कि बड़ी मशीनों तक पहुंच बनाने में कई बार विफल हो जाते हैं, उनके लिए सलाह क्या है, वो भी इन मशीनों का पूरा लाभ ले सके, उसके लिए क्या कहा जा रहा है। तो डॉक्टर कुशवाहा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि ट्रेनिंग ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि किसान आपस में एक दूसरे से पूछकर सीख लेते हैं, या फिर अगर कस्टम हायरिंग सेंटर से लेकर आते तो चले वहाँ से तो लोग आते हैं। तो ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए कि कई बार जो है किसान देखकर मशीन सीखते हैं और एक दूसरे को चलाकर भी दिखाते हैं तो सीख जाते हैं, लेकिन इसमें जो तकनीकी महत्व है इसका, तो मेरी यही सलाह है किसान भाइयों से कि जहाँ पे प्रशिक्षण, जैसे कई टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं भारत में जहाँ पर किसान भाई जाकर, या कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर भी जो है किसानों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है कि उन प्रशिक्षण में जाके किसान भाई मशीनों के कई जो सुरक्षा से संबंधी, चालन के संबंधी और उनके मशीनों के रखरखाव संबंधी और फसलों के भंडारण संबंधी आदि प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इनमें मुख्य तौर पे जो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वो मशीनों के मरम्मत की होती है, जिससे कि मशीनों का जो ज़्यादातर किसान अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएँ और कम खर्च उनको लगे, क्योंकि मरम्मत में कई बार किसान भाइयों को ध्यान में नहीं रहता है और मशीन काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चली जाती है अगर उसके कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं, और ये जब और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब थ्रेशिंग की ज़रूरत है और मशीन ख़राब हो जाए बीच में। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि किसान भाई जो प्रशिक्षण से ये सीखें कि क्या क्या उसके मशीन के महत्वपूर्ण पार्ट हैं और उनकी कैसे सेटिंग करनी है, और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो, या नट कल पुर्जे हैं जो पहले से ही किसान अपने पास खरीद के रखें उस सीज़न में, ताकि किसानों को बाजार तक भटकना न पड़े और आसानी से वो खेत पर ही मशीन को सुधार पाएं। जी। डॉक्टर तपन, भंडारण कितना महत्वपूर्ण है और फसलों का भंडारण किस तरह से करना चाहिए? थ्रेशिंग भी कर ली हमने, लेकिन उसके बाद ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, यहाँ पर क्या करना चाहिए किसानों को? कोई भी फसल का भंडारण से पहले उसका जो नमी का कितना मात्रा में है वो जान लेना ज़रूरी है। जब भी नमी ज़्यादा है तो उसको आप सन ड्राइंग कर सकते हैं, या आजकल सोलर ड्रायर है, सोलर ड्रायर के माध्यम से ड्राई कर सकते हैं, और उसको जब भी नमी का उचित मात्रा हो जाता है तब उसको भंडारण कर सकते हैं। भंडारण करने की अलग अलग तरीके हैं आजकल। भंडारण का डिफरेंट स्ट्रक्चर भी आता है, वो सब के माध्यम से कर सकते हैं, और उचित भंडारण करने से उसका गुणवत्ता सही रहता है और कीड़े या इंसेक्ट ग्रो करने का चांसेस कम रहता है। और उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो रेस्पिरेशन रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और उस तरह की ह्यूमिडिटी, उस सब का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसको गुणवत्ता बना रहे। जी। और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग सावधानियां बरतना पड़ेगा। जैसे गेहूं का अलग भंडारण के लिए अलग होता है, चने का भंडारण के लिए अलग होता है, और अलग
दलहनी फसलों के लिए भी अलग होता है। जी जी तो इस तरह का भंडारण का अलग अलग गुणवत्ता के पर ध्यान रख के उसको करना चाहिए। जी जी। डॉक्टर राव, अब जैसे कि मैंने ब्रेक के बाद आते ही कहा था कि जो हमारे छोटे किसान हैं उन्हें भी लाभ मिल सके मशीनीकरण का, उनकी जो छोटी होती है, बड़ी मशीनें महंगी पड़ती हैं या फिर वो व्यवहारिक नहीं होता है, वो भी तकनीक का इस्तेमाल करें, उनका समय बचे, उनका श्रम बचे और अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ले सकें, इसके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा देश है, आप जानते हैं कि हमारे देश में अक्सर 80% से ऊपर जो किसान है छोटे स्तर के हैं, जिनकी जो लैंड होल्डिंग है बहुत कम है। और हमारे जो सरकार है वो भी जानते हैं कि किसान कैसे मैकेनाइजेशन का लाभ लें, इसलिए हम भी वैज्ञानिक के तौर पर किसानों से कभी भी नहीं रिकमेंड करते हैं कि हर किसान हर कोई मशीन खरीदे, क्योंकि एक किसान एक मशीन को जब खरीदेगा उसका इस्तेमाल दूसरे खेत पर देगा तो उसका यूज़ और बढ़ेगा। ये एक तरीका है कस्टम हायरिंग का कि हमको मशीनीकरण कस्टम हायरिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा इस देश में, जहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल लेवल के। कस्टम हायरिंग भी समझाते चले हमारे। कस्टम हायरिंग का ये एक ऐसा मॉडल है जैसे हम आजकल टैक्सी में भी देखते हैं कि रेंट के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से रेंट दिया जाए। जैसे एक किसान ने एक मशीन खरीदा और उसको दूसरे किसानों के खेत पे इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो इसको हम कस्टम हायरिंग बोलते हैं। मतलब हर एक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस यूज़ करो और उसके हिसाब से पे करो। इसलिए सरकार की ओर से भी जो कस्टम हायरिंग के लिए सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम चलाया गया है, जहाँ पे हमारे छोटे स्तर के किसान फ़ायदा ले सकते हैं और मशीनरी बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में मैक्सिमम जो हमारी सब्सिडी है एफपीओज़ के लिए है, स्मॉल मार्जिनल के लिए है, डिफरेंट रीजन्स के लिए, तो यही एक सक्सेसफुल मॉडल है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तक मशीनीकरण पहुंचाने का। जी जी बिल्कुल। तो कस्टम हायरिंग को हमारी सरकार भी काफ़ी प्रमोट कर रही है और छोटे जो क्षेत्र हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ के युवा इसे एक रोज़गार की तरह भी अपना सकते हैं। आप सभी मेहमान स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी आशा है कि किसान इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। और देखिए, अगर कटाई और थ्रेशिंग की हम बात करें तो ये सिर्फ एक निर्णायक पल चरण ही नहीं है, बल्कि आपकी समझदारी और सुरक्षा का भी इम्तिहान है। छोटी सी चूक आपकी महीनों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर आप पूरे विवेक के साथ, वैज्ञानिक तरीके के साथ इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपको अधिक फ़ायदा भी हो सकता है। मशीनों का इस्तेमाल कीजिए, आधुनिक युग है और मशीनों के इस्तेमाल से आप कई लाभ ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, फसल आपकी है। इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं विचार विमर्श किसी और विषय पर भी लेकर आए तो भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है, जिस पर आप अपने सुझाव, अपने सवाल भी हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी देखना चाहते हैं तो आप अभी QR कोड को स्कैन कीजिए। अभी आपके सामने हम टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड दे रहे हैं, जिसे स्कैन करके आप YouTube पर भी विचार विमर्श देख सकते हैं। आप हमारे पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी हम तक पहुंचाइए और अन्य अपने किसानों तक हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और कटाई के इस समय को आनंदपूर्वक पूरा निभा सकें, बिता सकें, कोई अप्रिय घटना उनके जीवन में ना हो। इसी नोट के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। विचार विमर्श के अगले अंक में एक और विषय और मेहमानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।